अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अहम खबर है, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान से उठ रहा है। आलमी बिरादरी अफगान हुकूमत पर बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में आलमी अमन फोरम से खिताब। गज़ा में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। मशरिक़ वस्ता में पायदार जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फरहमी को नागुज़ीर करार दिया। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान से उठ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी से तालिबान पर दबाव डालने का मुतालबा। तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में आलमी अमन फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फौरी और मुश्तरका तवज्जो नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सतून है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, पायदार अमन और पायदार तरक्की लाज़िम मुलज़ुम है। मौसमाती तब्दीली और अदम मसावत तरक्की पजीर ममालिक के बड़े चैलेंजेस हैं। मालियाती शमूलियत और ख़वातीन को मुआशी धारे में लाना हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे तुर्कमानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। दौरे के दौरान अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी की। खित्ते की सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी अमन फोरम के मौके पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ मरकज़े निगाह बन गए। अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वजीर आज़म ने रूसी सदर प्यूटन से गैर मामूली मुलाकात की। आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से अहम मुलाकात हुई। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर बातचीत की गयी। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान के सदूर से भी मुलाकातें हुई। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी में अंदरूनी लड़ाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी उसूलों पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की पार्टी ओहदेदारान से खिताब। बोले, चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून गिलगित में कामयाबी हासिल करे। फ़ज़ा बहुत अच्छी है, इंतखाबात के नताइज भी अच्छे आने चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक़ है। वज़ीर आज़म से कहूँगा कि GB आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स दिए जाएँ। सुथरा पंजाब मंसूबा देख कर लगता है कि पंजाब तरक्की कर रहा है। सेफ सिटी प्रोग्राम और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ लोकल लेवल पे जो इन फाइटिंग है, आज़ाद कश्मीर में भी है और बल्तिस्तान में भी है। पार्टी जो है वो उसकी वजह से बहुत सारी सीटें गंवा दी। ये हमारा एक असूली फैसला है और इसको हम किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिजा माशाल्लाह अच्छी है, उसका भरपूर फायदा पार्टी को उठाना चाहिए। NFC अवार्ड जो है ना जी, वो बजाय के डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए। मैं शहबाज साहब से खुद भी बात करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत जो है वो उसके तहत फंड्स मिलने चाहिए। एक बाकायदा सेट रकम जो है वो हर साल उनके हक के मुताबिक उनको अदा की जानी चाहिए। माशाल्लाह पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से बड़ा अच्छा मनसूबा साजी भी हुई। अभी सुथरा पंजाब है। आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करते होंगे जब आप पंजाब आते हैं। अमन अमान की जो सिचुएशन है वो माशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर हो रही है। अपनी छत अपना घर एक स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है जो बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। तमाम जमातें सियासत करें लेकिन दायरे कार में रहकर। पीपल्स पार्टी के जवां साल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लाहौर का सियासी माहौल मा दिया। कहा मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब के मसाइल के हल का फार्मूला भी बता दिया। लाहौर की गलियां, बाजार, महल्ले वजीर आज़म बिलावल के नारों से गूंज उठे। सियासी महाज पर सरगर्म बिलावल भुट्टो ने लाहौर में डेरा डाल लिया। कहा कि तमाम सियासी जमातें अपने दायरे कार में रहकर सियासत करें। मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। 9 मई वाक़यात में फैज़ हमीद पूरी तरह मुलव्विस थे। उनके साथ मुलव्विस सियासतदानों का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई के वाक़यात और आर्मी चीफ की तकर्री के वाक़यात लॉन्ग मार्च में फैज़ हमीद का बहुत अमल दखल था।
फैज़ हमीद ही इस लॉन्ग मार्च के डायरेक्टर थे। राना सनाउल्लाह का मज़ीद कहना था कि उन समेत जिन जिन सियासी रहनुमाओं पर केसेस बने थे, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, हनीफ अब्बासी को सज़ाएँ हुईं। उस वक्त फैज़ हमीद सियाह व सफ़ेद के मालिक थे। फैज़ हमीद की सज़ा में कमी नहीं होगी। अब वो बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा का कहा कि फैज़ हमीद बताएं कि बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म उन्हें क्या अहकामात देते रहे, 9 मई की मनसूबाबंदी और उस पर अमल दरामद कैसे कराया गया। साजिशों में मुलव्विस पार्टी के दीगर रहनुमा, जजेस और व्लॉगर्स भी शिकंजे में आएंगे। बानी पीटीआई और फैज़ हमीद के गठजोड़ ने तबाही मचाई, अवाम में तकसीम हुई, इदारों पर एतमाद की कमी हुई, जमहूरी निज़ाम को नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले रियासत के खिलाफ मंतकी प्रोपेगेंडा, झूठे बयानिए के ज़रिए अवाम को तकसीम किया, लोगों और इदारों में गलत फहमियाँ पैदा की गईं। फैज़ हमीद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे। पाकिस्तान उनके गैर आइनी इक़दामात का खमियाजा भुगत रहा है। सियासी तारीख़ में इस फैसले के दूररस नताइज बरामद हुए। सियासी बहरान की वजह फैज़ हमीद के गैर कानूनी इक़दामात थे। खान का और जनरल फैज़ का एक ऐसा गठजोड़ था जिससे इमरान खान और उनकी जमात मुस्तफीज हो रहे थे। आज की तमाम तर जो आपको पॉलिटिकल इंतशार की कैफियत नजर आती है, ये उस वक्त के उन सियासी जोड़ तोड़ और आइन से बालातर फैसलों की वजह से हैं जो जनरल फैज़ ने अपने दौर में लिए। रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, अपने झूठे बयानिए के जरिए पाकिस्तान की आवाम को तकसीम किया, पाकिस्तान की आवाम और रियासती इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की, फौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश की और ऐसे बयान दिए, इदारों में भी एक टकराव की कैफियत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 अरकान पर मुश्तमिल नई सियासी कमेटी तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई सियासी कमेटी पार्टी की आला तरीन फैसला साजी फोरम होगी जो अहम सियासी फैसलों, पॉलिसी साजी, हिकमत अमली की मंजूरी देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में अहम सियासी और पार्लिमानी शख्सियात शामिल हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी और शेख वकास अकरम शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी, उमर अयूब खान, शिबली फराज, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई भी कमेटी का हिस्सा होंगे। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और मलिक अहमद खान भुच्चर के अलावा सज्जाद बरकी, आलिया हमजा, जुनेद अकबर, हलीम आदिल शेख और दाऊद काकड़ भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। असद कैसर, चीफ वैप कौमी असम्बली आमिर डोगर, फौजिया अरशद, कमल शौजब और लाल चंद मलही को भी कमेटी में जिम्मेदारी सौंपी गई है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त खुद को फैज़ हमीद से दूर करती नज़र आ रही है, हालांकि वो उनके बड़े करीबी समझे जाते थे। प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में उनका कहना था कि पीटीआई रहनुमाओं को खदशा है कि फैज़ हमीद के बयान को रिहाई के खिलाफ बतौर शहादत इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को डिस्टेंस करती नजर आ रही है जनरल फैज़ हमीद से इस वक्त। हालांकि जाहिर है कि जनरल फैज़ हमीद एक बहुत करीबी साथी समझे जाते थे इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के, और कई लोगों का ख्याल था कि हमारी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा अमल दखल और इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं जनरल फैज़ हमीद, जो कि वो थे भी। और वो जो वन पेज इमरान खान कहा करते थे, तो वो नाम लेकर कहते थे कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त जनरल्स हैं और वो पेट्रियाटिक जनरल्स हैं, वो चाहते हैं कि जमहूरियत पाकिस्तान में चले और उनके साथ साथ रहें। लेकिन इस वक्त पीटीआई अपने आप को डिस्टेंस करती नज़र आ रही है, क्योंकि शायद पीटीआई को ये खदशा है, जैसे कि बातें हो रही हैं कि जी जनरल फैज़ हमीद विल टेस्टिफाई अगेंस्ट इमरान खान। वफाकी वज़ीर दाखिला और एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने ब्रसल्स में बेल्जियम की वज़ीर दाखिला से मुलाकात की है। अहम मुलाकात में भारत में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए दो तरफ़ा इश्तिराक को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। बेल्जियम की वज़ीर दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की काविशों को सराहा।
हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों के दरमियान होने वाली बातचीत में तमाम अहम नुकात पर इत्तेफाक कर लिया गया है। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही मरियम औरंगज़ेब करेंगी, जबकि ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों को भी इसमें शामिल किया गया है। कमेटी का पहला इजलास कल मरियम औरंगज़ेब और ट्रांसपोर्टर नुमाइंदों की मौजूदगी में होगा। मरकज़ी सदर, गुड्स ट्रांसपोर्ट अलाइंस और दीगर ओहदेदारों ने मसालहती करारदाद पर दस्तखत किए। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि मसाइल को इफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाएगा। हुकूमत का मकसद इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के लिए बेहतर हालात फ़राहम करना है। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात मज़ीद बढ़ गए हैं। आपको बताएं कि कोरंगी 100 क्वार्टर में वाटर टैंकर की जद में आकर बच्चे जाँ बहक हो गया और वाटर टैंकर की टक्कर उसको नहीं लगी थी। बच्चा साइकिल से गिरने के बाद पिछले टायरों की जद में आ गया था। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। वाकया कोरंगी 100 क्वार्टर बंगाली पाड़े में पेश आया, जहां 12 साला फरहान टैंकर के पहियों तले कुचलकर जिंदगी की बाजी हार गया। वाक़े के बाद लोगों ने टैंकर को आग लगाने की कोशिश की और ड्राइवर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। वाटर टैंकर ड्राइवर नूर हसन शाह का वीडियो बयान सामने आ गया। ड्राइवर का कहना है कि बच्चा साइकिल से गिरने के बाद पिछले टायर के नीचे आया। रश की बिना पर गाड़ी की रफ्तार भी कम थी। पुलिस की जानिब से वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। शहर में ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत का सिलसिला थम न सका। रवां साल अब तक 813 जाने जा चुकी। बेहंगम ट्रैफिक और टूटी सड़कें हादसात की बड़ी वजह साबित हुई। कराची में सड़कों पर मौत का खेल। कातिल ट्रैफिक ने रवां साल 813 अफराद की जानें ले ली। हादसात में जख्मियों की तादाद 11,600 से जायद हो गई। हैवी ट्रैफिक और डंपर ने 247 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। कातिल डंपर्स की जद में आकर 42 अफराद मौत के मुंह में गिर गए। वाटर टैंकर से 58, ऑयल टैंकर से 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हादसात में 635 मर्द, 83 खवातीन और 95 बच्चों की जानें गई। कराची में ई चालान सिस्टम का जायजा लेने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी गई है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत मुतादिद MPs भी कमेटी में शामिल हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी लॉ और एडिशनल IG कराची भी कमेटी का हिस्सा। DIG ट्रैफिक कमेटी के सेक्रेटरी मुकर्रर। जुर्मानों से मुतालिक पॉलिसी पर भी गौर किया जाएगा। सिस्टम को मौसर और सारिफ दोज बनाने की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। कराची में रवां साल मुतारिफ कराए गए ई चालान सिस्टम का मुकम्मल तज्ज़िया किया जाएगा। इस्लामाबाद के इलाके थाना खन्ना की हदूद में इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आया। 2 तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ CDA के खाक रोप पर चढ़ गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसे में CDA का मुलाजिम मौके पर ही जाँ बहक हो गया। दोनों गाड़ियां एक दूसरे से रेस लगा रही थी। पुलिस का कहना है कि तेज़ रफ्तारी के सबब गाड़ियां बेकाबू हुईं। वाक़े में मुलविस एक गाड़ी मौके से फ़रार, जबकि दूसरी गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया। सजावल में सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी में बदनज़मी, शहरी पर तशद्दुद। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिलसिले में इजहार बरहमी। कहा कि मिनिस्टर साहिबा की खुली कचहरी में एक शख्स को फुटबॉल की तरह मारा गया। शिकायत करने पर शहरी पुलिस की मौजूदगी में उस पर तशद्दुद हुआ। शर्जील मेमन ने कहा कि बुजुर्ग शहरी की ज़मीन का तनाज़ा था। दूसरा फरीक भी मौजूद था। पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल किया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े की मुकम्मल छानबीन की जाएगी। सजावल में खुली कचहरी में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है स्पीकर साहब, और वो अफसोसनाक वाक़या था कि मिनिस्टर साहिबा हमारी मौजूद थी। पुलिस के वहाँ पे जो भी SSP थे वो भी मौजूद थे, और उस शख्स को मुख्तलिफ लोग जो है ज़दोकोब नहीं करते, उसको बाकायदा फुटबॉल बना के मारा जाता है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि पूरे सूबे में चल रहा क्या है, कि एक शख्स अगर अपनी रुदात किसी वजीर के आगे सुना रहा है, उस पर जो है उसको बाकायदा मारा जाता है। स्पीकर साहब, वहाँ मिनिस्टर साहिबा भी खड़ी हुई है, SSP भी मौजूद है, दीगर एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा। बुजुर्ग शख्स थे, उनकी कोई ज़मीन का मसला था, ज़ाहिर है वहाँ पे कोई दूसरी जिनका आपस में ज़मीनी तनाज़ा था, दूसरी पार्टी भी वहाँ मौजूद थी, उनका आपस में हुआ। पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने वहाँ पे कंट्रोल किया, SP साहबा ने वहाँ पे कंट्रोल किया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वरना इस तरह की ज़मीनों पे आपको पता है किस तरह के तनाज़ा होते हैं।
ایک ناپسندیدہ واقعہ ضرور ہے، لیکن پولیس موجود تھی تبھی وہیں پہ جو ہے کسی قسم کے کوئی بہت بڑا تنازع نہیں ہوا، پولیس نے اس کو ڈسپرس کروایا۔ وہ جو پرٹیکولر بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی ہمارے ایک بزرگ کے ساتھ وہاں واقعہ ہوا ہے، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کروا لیتے ہیں کہ اگر جس نے بھی وہ زیادتی کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں سونے کا تاجر 1 ارب روپے مالیت کا سونا لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے ایک متاثرہ تاجر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ تفصیلات لاہور سے خرم ملک کی رپورٹ میں۔ اچھرا میں سونے کے تاجروں کے ساتھ ساتھی تاجر کا فراڈ۔ شیخ سلیم اختر نامی تاجر ساتھی تاجروں کا 1 ارب مالیت کا سونا لے کر رفو چکر ہو گیا۔ متاثرہ ایک تاجر نے تھانہ اچھرا میں مقدمے کے لیے درخواست دی۔ پولیس نے 2 کروڑ 25 لاکھ روپے مالیت سونے کے فراڈ کا مقدمہ درج کر لیا۔ جو لوگ ان پہ اعتماد کرتے تھے، ان کو گولڈ ان کو رکھوایا ہوا تھا ایک بزنس کے لیے انویسٹمنٹ کروائی ہوئی تھی، وہ سب دکاندار اس وقت متاثر بن گئے ہیں۔ سب نے ان کے پاس گولڈ رکھوایا تھا، تو یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو وہ سب کا گولڈ لے کے ادھر مارکیٹ سے رفیع چکر ہو گیا۔ پہلے تو کوئی فیل ہی نہیں کر رہا تھا نا کہ وہ لے جائیں گے، تو لے جاتے، پھر بعد میں ویڈیو نکالی ہیں، وہ پراپر کوئی بیگ وغیرہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کے دیگر تاجروں کی طرح امانت کے طور پر سونا رکھوایا تھا، تقاضا کیا تو بہانے بناتا رہا اور اب فرار ہو گیا۔ کوئی 55 تولے سامان تھا اور 2.25 کروڑ روپے۔ میری FIR انہوں نے کر دی ہوئی ہے، ابھی تک تفتیشی نے میرے سے کوئی رابطہ نہیں قائم کیا۔ تو ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو پکڑا جائے، اس کو ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ 12 مزید متاثرین کی جانب سے تھانہ اچھرا میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواستیں جمع کروا دی گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی تلاش جاری ہے، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس انوکھی واردات کے بعد لاہور کی تمام جویلرز مارکیٹ میں تاجروں کے چہرے پر تشویش کی لہر دکھائی دے رہی ہے اور ایک اعتماد کا فقدان دکھائی دے رہا ہے۔ کیمرہ مین حسن خان کے ساتھ خرم ملک، بول نیوز، لاہور۔ کراچی میں ریڈ لائن BRT کے ترقیاتی کام شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ BRT انتظامیہ کا ایک اور کارنامہ، یونیورسٹی روڈ سیوک سینٹر کے قریب ترقیاتی کام کے دوران 24 انچ قطر کی لائن پھٹ گئی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا تھا کہ COD سے پانی کی سپلائی بند کر کے مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ لائن پھٹنے سے لیاری اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے علاقے متاثر ہوں گے۔ مرمتی کام جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کراچی میں قائد آباد گلستان سوسائٹی میں بجلی کی عدم فراہمی پر عوام سراپا احتجاج کی الیکٹرک کے 27 شہری سڑکوں پر نکل آئے، نیشنل ہائی وے بلاک کر دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا علاقے میں بجلی نہیں ہے، کہ الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں PIA کے شیئرز کی قیمت اور ٹریڈنگ والیوم میں غیر معمولی اضافہ۔ PSS میں قومی ایئر لائن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی ہے۔ نوٹس کے جواب میں PIA کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ایسی کسی نئی پیش رفت پاکستان نے 23 دسمبر کو PIA کی نیلامی کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستان نے کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی کو تیاری اور سرگرمیوں کے لیے بائنانس اور HTX کا اجازت نامہ دے دیا ہے۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے بائنانس اور HTX کو NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ NOC کا اجرا ورچوئل ایسٹ سروس پرووائیڈرز کے لیے باقاعدہ ریگولیٹری فریم ورک کی کوششوں کا حصہ ہے اور اسے سرکاری اداروں کے ساتھ مشاورت اور باضابطہ جائزہ کارروائی کے بعد جاری کیا گیا۔ ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کا مقصد جدت کا فروغ، مارکیٹ کی شفافیت اور صارفین کا تحفظ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کے مطابق NOC فریم ورک کا آغاز پاکستان کے مالی نظم اور ذمہ دارانہ جدت کے عزم کا ثبوت ہے۔ ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی دنیا کی پہلی AI سے چلنے والی ریگولیٹری اتھارٹی بن رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کے ریجنل ایسٹ ایکو سسٹم کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ NOC کا اجرا مکمل لائسنس یافتہ اور ریگولیٹڈ ماحول کی طرف پہلا قدم ہے۔ سونے کی ایک بار پھر بڑی چھلانگ، فی تولہ سونا 10,700 روپے مہنگا۔
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسیشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 4,54,000 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 9,000 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد 10 گرام سونے کی قیمت 3,89,000 روپے ہو گئی۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $160 اضافے سے $4,319 فی اونس ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی ہے۔ 13 سے 15 دسمبر کے دوران خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران گلگت بلتستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 14 سے 15 دسمبر کے دوران بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور میں بوندا باندی اور مری میں ہلکی بارش برف باری کا امکان ہے۔ اس عرصے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ 19 دسمبر سے مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر ماحول دوست سفری سہولیات کے فروغ کے لیے رکشوں کا پائلٹ پروجیکٹ کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں تجرباتی بنیادوں پر 15 الیکٹرک رکشے شہر کے مختلف راستوں پر چلائے گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے افضال عباسی کی رپورٹ۔ لاہور کی سڑکوں پر اب دوڑ رہے ہیں الیکٹرک رکشے۔ وصل موبیلٹی کے زیر اہتمام الیکٹرک رکشے ایک بار چارجنگ سے 150 کلومیٹر تک سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رکشے کی قیمت 12 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ چیئرمین فراز زیدی کا کہنا تھا کہ الیکٹرک رکشوں کو عوام کی جانب سے معیاری سواری کے طور پر پسند کیا جا رہا ہے۔ کسٹمر رسپانس بڑا زبردست آ رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی وائبریشن نہیں ہوتی، ساؤنڈ نہیں ہوتا۔ 15 رکشے اوور 4 منتھس ہمیں لگتا ہے کہ یہ اتنی ڈیٹا ہمارے پاس ایکیومولیٹ ہو گئی ہے کہ یہ فائنینشلی بھی فیزیبل ہے، اور اس کو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم سیورل 100 پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سیف طارق کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ شہری ٹرانسپورٹ میں انقلاب لائے گا اور ماحول پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ تعاون پر پنجاب حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ٹرانسپورٹ میں خاص طور پہ جو رکشے ہیں ان کی ایمیشنز کے اندر اور یہ جو اسموگ کا ہمارا مسئلہ ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں ایک بہت بڑا رول ہوگا۔ پنجاب حکومت کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ میرا خیال ہے سی ایم صاحبہ سے شروع کریں، اگر انہوں نے ماحولیاتی آلودگی کے خلاف جو مہم شروع کی ہے اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہمیں آلریڈی نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ٹرانسپورٹ منسٹر بلال اکبر صاحب نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد اگلے مرحلے میں مووا اور تیزمو ماڈل کے جدید الیکٹرک رکشے لاہور کی سڑکوں پر لانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ کیمرامین محمد اخلاق کے ساتھ افضال عباسی، بول نیوز، لاہور۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔